हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर। इस लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके के बारे में पढ़ेंगे। अब ये टॉपिक पढ़ने से पहले हमको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए इस टॉपिक के बारे में। वो बेसिक्स क्या है कि मदर नेचर में, नेचर के अंदर ओके देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स जिनको हम लोग रेडियो एक्टिव कहते हैं। रेडियो एक्टिव, व्हाट आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो उनके न्यूक्लियाई से रेज एमिट करते, पार्टिकल्स एमिट करते, रेडिएशंस एमिट करते। ओके, दे एमिट रेडिएशंस और पार्टिकल्स फ्रॉम देयर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस के अंदर से रेडिएशंस एमिट होते और दे गेट कन्वर्ट इनटू अनदर न्यूक्लियाई, या फिर दे डिसइंटीग्रेट। वो कम होते हैं, उनकी क्वांटिटी कम होती है, क्योंकि स्वाभाविक सा होता है ना, जब किसी चीज के अंदर से बाहर कोई चीज बाहर आएगी, कोई चीज बाहर आएगी तो उसका क्वांटिटी कम होगा। दिस phenomenon is known as radioactivity। क्या कहते हैं हम लोग इसको? रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी में कोई भी सब्सटेंस क्या होता है? डिसइंटीग्रेट होता है, डीके होता है। ये दो शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, कौन से दो शब्द? डिसइंटीग्रेट या फिर डीके। क्लियर? तो रेडियो एक्टिविटी का फेनोमेनन समझ में है सभी को कि रेडियो एक्टिविटी ऐसा फेनोमेनन है जिसमें एक न्यूक्लियाई उसके अंदर से रेडिएशंस इमिट करके कम हो रहा है, क्वांटिटी में कम हो रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके या फिर रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। ओके, ऐसे सब्सटेंसेस है नेचर के अंदर, जैसे यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, पोलोनियम हो गया, ये सारे एलिमेंट्स ये फेनोमेनन शो करते हैं। ओके, कार्बन के रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है ना, हम लोग पढ़ेंगे आगे, इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों को पढ़ना है कि इसका लॉ क्या है, मतलब किस तरीके से, किस बेसिस पे ये कम करेंगे खुद को। ओके, तो द लॉ व्हिच स्टेट्स अबाउट, द लॉ व्हिच टेल्स अस अबाउट कि डिसइंटीग्रेशन कितना होगा, कैसा होगा, डीके कैसा होगा, दैट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके। सो व्हाट डज दिस लॉ स्टेट? ये लॉ क्या स्टेट करता है कि द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अंडरगोइंग द डीके पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनचेंज्ड न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। पहले स्टेटमेंट समझ लो, लिख लो। ओके, क्योंकि ये बोर्ड्स का स्टेटमेंट है, बोर्ड के बुक का स्टेटमेंट है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ, अब मैं तुमको समझाता हूं। क्लियर? सपोज ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई स्टार्टिंग में। ओके, अब बहुत सारे न्यूक्लियाई जिनका डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ है, शुरू होने वाला है, तो इन सारे न्यूक्लियाई को हम लोग बोलेंगे अनचेंज्ड न्यूक्लियाई। ओके, अनचेंज्ड न्यूक्लियाई। अब ये सारे न्यूक्लियाई क्या करेंगे? न्यूक्लियाइज क्या करेंगे? डिसइंटीग्रेट होना शुरू करेंगे। तो डिसइंटीग्रेट होंगे मतलब कम होंगे। ओके, तो रेट जो है डिसइंटीग्रेशन का, जो रेट है dN/dt, माइनस dN/dt बोलेंगे हम लोग इसको। दिस माइनस dN/dt is directly proportional to the number of nuclei present at that instant। यानी ये इनका जो डिसइंटीग्रेशन का रेट है, डिसइंटीग्रेशन का रेट यानी डिसइंटीग्रेशन का रेट मतलब क्या? डिसइंटीग्रेशन का रेट या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या कि कितने न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होंगे पर यूनिट टाइम, है ना। उस वक्त कितने न्यूक्लियाई यूनिट टाइम में डिसइंटीग्रेट होंगे, दैट इज नोन एज डिसइंटीग्रेशन रेट और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम। यानी इसका मतलब देखो क्या है, समझने का कोशिश करना है इस चीज को कि शुरुआत में हमारे पास में न्यूक्लियाई बहुत ज्यादा थे, तो शुरुआत में रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत सारे न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होंगे। फिर बहुत सारे न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो गए, फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम हो गए, क्योंकि बहुत सारे डिसइंटीग्रेट हो गए ना। ओके, डिसइंटीग्रेट हो गए तो न्यूक्लियाई का नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, अनचेंज न्यूक्लियाई कम हो गए। नंबर ऑफ अनचेंज न्यूक्लियाई कम हो गए, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कम हो गया। लेकिन हुआ डिसइंटीग्रेशन हुआ, लेकिन कम हो गया। फिर और डिसइंटीग्रेट हुए न्यूक्लियाई, कम हो गए और न्यूक्लियाई, तो और रेट कम हो गया। यानी शुरुआत में डिसइंटीग्रेशन का रेट बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि शुरुआत में तुम्हारे पास में अनचेंज न्यूक्लियाई बहुत रहेंगे। फिर जैसे ही डिसइंटीग्रेशन होगा, न्यूक्लियाई का क्वांटिटी, न्यूक्लियाई का अमाउंट कम होगा,
तो डिसइंटीग्रेशन का रेट भी कम होगा। समझ में आया सबको? क्लियर है ये कंसेप्ट? हाँ, तो ठीक है, हम लोग अब इसका डेरिवेशन देखेंगे। इसका डेरिवेशन क्या है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला हमको एक चीज डिफाइन करना है, वो क्या कि लेट n नॉट बी द नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट t is equal to 0 and n of t be the number of parent nuclei present at any instant t। यानी शुरुआत में हमारे पास में n नॉट नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई थे, शुरुआत में, एकदम शुरुआत में, जब t is equal to 0 था। फिर कुछ समय बीत गया, डिसइंटीग्रेशन हुआ, फिर थोड़ी देर बाद हमारे पास में n ऑफ t जितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहे थे। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, लेट dn be the number of nuclei disintegrated, dn न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हुए इन शॉर्ट टाइम इंटरवल t, है ना। dt समय में dn नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हुए, तो उनका क्या बोलना है, dn by dt रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ये dn by dt is directly proportional to number of nuclei present at that instant n of t। ओके, क्लियर? समझ में? प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो dn by dt is equal to माइनस नहीं है यहाँ पे, लैम्बडा n of t। ये लैम्बडा कांस्टेंट है ना, ये लैम्बडा क्या है, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को नाम देंगे हम लोग, दिस कांस्टेंट इज नोन एज डीके कांस्टेंट। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, डीके कांस्टेंट। इसका वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है या नहीं, इसका वैल्यू फिक्स है। अब इसका वैल्यू जो फिक्स है ना, ये सब्सटेंस टू सब्सटेंस फिक्स है। जैसे कार्बन के लिए, कार्बन का जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स है उसके लिए लैम्बडा का यानी डीके कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स रहेगा, वो पूरे कार्बन के लिए रहेगा। यूरेनियम के लिए डीके कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स रहेगा, वो पूरे यूरेनियम के लिए रहेगा। लेकिन जो यूरेनियम के लिए रहेगा वो कार्बन के लिए नहीं रहेगा, और जो कार्बन के लिए रहेगा वो पोलोनियम के लिए नहीं रहेगा, पोलोनियम के लिए जो रहेगा वो प्लूटोनियम के लिए नहीं रहेगा। मतलब हर एलिमेंट का अपना एक डीके कांस्टेंट होता है। हम लोग इसके बारे में आगे बात करेंगे, सीईटी के कुछ पॉइंट्स है जो हमको याद रखना जरूरी है, ठीक है। समझ में आया? तो फिर यहां से अगर हम लोगों ने dt को इधर भेज दिया तो कितना आ गया, dn इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा n ऑफ t dt। n ऑफ t नीचे लेकर आ जाएंगे तो dn अपॉन n ऑफ t इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा dt। समझ में? दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन dn इंटू n ऑफ t इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन लैम्बडा dt। माइनस को बाहर भेज दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसके लिमिट्स, इसके लिमिट्स देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, लिमिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लिमिट्स का हम लोग कलर येलो रख देंगे, ठीक है। जब टाइम 0 था, क्योंकि इधर टाइम के लिमिट लगेंगे, क्योंकि इधर dt है ना, तो टाइम 0 था तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने थे, n नॉट थे। फिर जब टाइम t हो गया तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हो गए थे n ऑफ t, ठीक है, क्लियर। अब ये इंटीग्रेशन अगर सॉल्व किया, ये इंटीग्रेशन अगर सॉल्व किया तो इसका आएगा log n ऑफ t, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, तो पूरा सॉल्व करने के बाद में log टू द बेस e n ऑफ t अपॉन n नॉट इनटू माइनस लैम्बडा t। ठीक, ये सॉल्व करोगे तो पूरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, कांस्टेंट का वैल्यू डालोगे तो ये आ जाएगा। तुमको याद रखना है क्योंकि लैम्बडा तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा, ठीक है। समझ में? सभी को यहां तक ध्यान में आया? क्लियर? तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर लॉग हटाना है तो देखो यहां पे क्या बचेगा, n ऑफ t अपॉन n नॉट, है ना। तो ये जो e है ये पावर में चला जाएगा इधर, ये e इधर चला जाएगा, ये e जो है टू द बेस e इधर जाएगा, ये पावर में चला जाएगा उसके। तो therefore this is one of the most important equation, n of t is equal to n naught e to the power minus lambda t। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, है ना। यानी t समय बाद में कितने न्यूक्लियाई बचे,
इनिशियल न्यूक्लियाई थे मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर माइनस लैम्डा इनटू स्मॉल टी। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको याद रखना है, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। एन ऑफ टी क्या था? एन ऑफ टी क्या था? टी समय बाद में कितने नंबर ऑफ पैरेंट न्यूक्लियाई बचे थे डिसइंटीग्रेट में। ओके, क्लियर? अब अगर तुमको बोला यहाँ पे सीईटी के लिए याद रखो पॉइंट, है ना, अगर तुमको बोला नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड कितने, डिसइंटीग्रेटेड, ठीक है, शुरुआत कितने से करी थी तुमने? एन नॉट से करी थी। बचे कितने टी समय बाद में? इतने बचे। तो डिसइंटीग्रेट कितने हुए? डिसइंटीग्रेट हुए एन नॉट माइनस एन ऑफ टी, इतने डिसइंटीग्रेट हुए। शुरुआत किससे किया? माइनस, कितने बचे, है ना, एन नॉट माइनस एन ऑफ टी का फॉर्मूला एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, एन नॉट कॉमन, ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ये सही, ठीक है, ये पहला पॉइंट याद रखना। दूसरा, एसआई यूनिट ऑफ लैम्डा, एसआई यूनिट ऑफ लैम्डा, लैम्डा के एसआई यूनिट के बारे में बात करेंगे। अब देखो ये इक्वेशन की तरफ ध्यान दो, एसआई यूनिट निकालना है तो ये इक्वेशन, डीएन का यूनिट क्या है? डीएन का है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, उसका कोई यूनिट नहीं है। ये भी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इसका भी कोई यूनिट नहीं है। तो लैम्डा का वही यूनिट है जो 1/dt का यूनिट है, 1/dt यानी 1/टाइम, 1/टाइम यानी सेकंड इनवर्स। इसके जो बड़े यूनिट्स हैं वो है मिनट इनवर्स, ये ऐसा ही नहीं आएगा, अदर यूनिट आएगा, आवर इनवर्स, डे इनवर्स, ईयर इनवर्स, ये अदर यूनिट आएंगे, ठीक है। डायमेंशन क्या आएंगे? m0, l0, t-1, याद रखना, ठीक है, समझ आया सबको? ओके, तो ये था सब रेडियो एक्टिव, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वेशन n ऑफ t इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t, ठीक है। अब इसका कर्व, डीके का कर्व सबसे इंपॉर्टेंट, 1 मार्क के लिए आ सकता है, ठीक है। यहां पे हम लोग नंबर ऑफ अनचेंज्ड न्यूक्लियाई वो प्लॉट कर रहे हैं और यहां पे टाइम प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको प्लॉट कैसे करेंगे? देखो यहां पे शुरुआत में जब टाइम 0 था हमारे पास में न्यूक्लियाई थे n नॉट, फिर टाइम बढ़ता चला गया, ये n नॉट न्यूक्लियाई कम होते चले गए। अब कम होने के लिए कर्व हमारे पास में डायरेक्ट भी हो सकता है, ऐसा कर्व भी हो सकता है, ऐसा कर्व भी तो हो सकता है, 3 कर्व है हमारे पास में कम होने के लिए, है ना। तो कौन सा यूज करना? अब देखोगे तुम तो n ऑफ t के इक्वेशन में e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, e की एक्सपोनेंशियल की टर्म आ रही है, एक्सपोनेंशियल कम हो रहा है, वो एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है। तो एक्सपोनेंशियली कम इक्वेशन के लिए ग्राफ इस तरीके से आता है, ये है ग्राफ का नेचर, ठीक है। ग्राफ का नेचर समझा? हाँ, तो इसमें ऐसा प्लॉट कर दो, जब टाइम t था तो ये n ऑफ t थे, ठीक है, क्लियर? वो डीके होते चला जाएगा, कम होते जा रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल डीके। ये भी टर्म याद रखना, शब्द याद रखो, एक्सपोनेंशियली डीके, एक्सपोनेंशियल डीके ग्राफ नेचर है, ठीक है। आसान चीज, डीके कर्व समझा सबको? चलो, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ और एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार वापस देखो, कुछ नहीं समझता है तो मुझे पूछो, ओके, दैट्स इट।